हेलो एंड वेलकम टू उन्नति आईएएस। यूपीएससी ईपीएफओ के सिलेबस में हम अकाउंट्स के सिलेबस को देख रहे थे, सीरीज़ को देख रहे थे। लेकिन आज हम अकाउंट्स की जगह आपकी बहुत से बच्चों की, स्टूडेंट्स की इस डिमांड आ रही थी कि हम मॉक टेस्ट स्टार्ट करें। तो हम मॉक टेस्ट, जैसे कि हम रिज्यूम कर दिया था, आज से फिर से हम रिज्यूम कर रहे हैं। हमने पॉज कर दिया था मॉक टेस्ट को। हमने सोचा था कि अकाउंट्स के जो कुछ एक्स्ट्रा चैप्टर हैं बोले पहले वो आपको करा दिए जाएँ कंप्लीट, उसके बाद हम मॉक टेस्ट लगवाएँ। लेकिन बहुत से स्टूडेंट्स की डिमांड थी कि फिर से मॉक टेस्ट स्टार्ट किए जाएं। तो अब हमने सोचा है कि अब हम अल्टरनेट डे पर मॉक टेस्ट आपको प्रोवाइड कराए जाएंगे। मतलब हम अकाउंट्स को भी साथ में लेकर चलेंगे, एक दिन अकाउंट्स का लेक्चर आपको प्रोवाइड कराया जाएगा और एक दिन मॉक टेस्ट। तो इससे दोनों ही चीज़ें साथ साथ आपकी कवर होती जाएंगी, क्योंकि मॉक टेस्ट आपकी एक्यूरेसी के लिए, एग्जाम की एक्यूरेसी के लिए इंपॉर्टेंट है, और साथ ही आपके अकाउंट्स का टॉपिक जो है आपका नंबर गेन करने के लिए इंपॉर्टेंट है। तो दोनों ही अपनी 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 जगह बराबर इंपॉर्टेंस रखते हैं। तो इसलिए हम दोनों को साथ साथ लेकर चलेंगे ताकि आपकी भी रिक्वायरमेंट फुल हो जाएगी और बाकी बच्चे जो चाहते हैं कि अकाउंट्स का टॉपिक कंप्लीट हो उनकी भी रिक्वायरमेंट फुलफिल हो जाएगी। क्योंकि अभी हमारे पास एग्ज़ाम्स का बहुत टाइम है, हालांकि समय कभी बहुत नहीं होता, समय बहुत जल्दी गुजर जाता है। तो इसलिए आप ये भी ना सोचें कि समय बहुत है, हालांकि लेकिन बस इतना है ज़रूर है कि आपको थोड़ा एक्स्ट्रा टाइम कुछ प्रोवाइड हो गया है। अब आप आपदा को अवसर में बदलना आपका हाथ में है कि इस कोरोना काल के टाइम पीरियड को आप कैसे अवसर में बदल सकते हैं। तो आज के लेक्चर में हम 50 क्वेश्चंस कवर करेंगे, जिसमें कि हम वैसे ही अपना ट्रेडिशनल मेथड के थ्रू, जैसे ट्रेडिशनल सिस्टम के ज़रिए जैसे हम जीएस कंप्लीट कर रहे थे, वैसे ही हमारा जीएस के भी इसमें पोर्शन रहेगा और साथ ही कंप्यूटर इत्यादि का भी पोर्शन रहेगा। क्योंकि कंप्यूटर से भी कम से कम 5 से 7 क्वेश्चन तक या 8 क्वेश्चन तक पूछे जाते हैं, और कभी कभी इससे ज़्यादा भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, जो कि कंप्यूटर लिटरेसी पर बेस्ड हैं, अवेयरनेस पर बेस्ड होते हैं, और साथ ही कुछ कंप्यूटर टेक्नोलॉजी पर भी बेस्ड क्वेश्चन रहते हैं। वैसे भी यूपीएससी अगर कंप्यूटर या किसी भी सब्जेक्ट से क्वेश्चन पुटअप करता है तो वो टेक्नोलॉजी के पार्ट पर या एप्लीकेशन बेस्ड पार्ट पर ज़्यादा फोकस करता है, ना कि स्टैटिक। वो स्टैटिक और एप्लीकेशन दोनों को मिक्स करके यूपीएससी का ट्रेंड रहा है क्वेश्चन पूछने का। और दूसरी चीज़ ये है कि बहुत से बच्चों की डिमांड थी कि हम मॉडर्न हिस्ट्री के ज़्यादा क्वेश्चन कवर करें, तो इसलिए आज हमने मॉडर्न हिस्ट्री के भी 10 क्वेश्चन ऐड किए हैं, और बहुत ही अच्छे क्वेश्चन हैं। आपको आई होप आपको मज़ा आने वाला है इसमें लेक्चर में। तो शुरू करते हैं आज के हम अपने पहले क्वेश्चन से। हमेशा की तरह हमारा ये लेक्चर भी, सारे मॉक टेस्ट हमारे बाइलिंगुअल रहेंगे, जबकि हम जो सीरीज़ अपनी टॉपिक की जो सीरीज़ चलाते हैं, जो हमारे टॉपिक बेस्ड या सिलेबस बेस्ड जो सीरीज़ रहती है, वो हमारी सिर्फ डेडिकेटेड है, वो पूरी तरह हिंदी माध्यम के लिए ही डेडिकेटेड है। लेकिन हम बाइलिंगुअल टेस्ट सीरीज़ चलाते हैं ताकि इंग्लिश मीडियम के बच्चे भी जो हैं वो कंफर्टेबली मॉक टेस्ट हमारे फॉलो कर सकें। तो पहला क्वेश्चन, एंशिएंट हिस्ट्री से निम्न में से सही कथन चुनिए। सॉरी, एंशिएंट हिस्ट्री से नहीं है, एंशिएंट और मेडिएवल का कुछ मिला जुला रूप है। निम्न में से सही कथन चुनिए। स्टेटमेंट 1, अमरावती शैली का उदय 200 ईसा पूर्व में हुआ था। चूज द करेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग। द अमरावती स्टाइल एमर्ज्ड इन 200 BCE बिफोर कॉमन एरा। स्टेटमेंट 2, अमरावती शैली का विकास कुषाण शासकों द्वारा किया गया था। द अमरावती स्टाइल वाज डेवलप्ड बाय द कुषाण रूलर्स। ऑप्शन ए केवल एक, ऑप्शन बी केवल 2, ऑप्शन सी दोनों, या ऑप्शन डी कोई नहीं। आई होप आपने आंसर अटेम्प्ट कर लिया होगा। तो उसका सही आंसर है ऑप्शन है केवल एक। अमरावती शैली का उदय 200 ईसा पूर्व में हुआ था और अमरावती शैली का विकास सातवाहन शासकों द्वारा किया गया था। द अमरावती स्टाइल वाज डेवलप्ड बाय द सातवाहना रूलर्स। अगला क्वेश्चन नंबर 2, निम्न में से किस जैन तीर्थंकर का उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है? विच ऑफ द फॉलोइंग जैन तीर्थंकर्स इज मेंशन्ड इन द ऋग्वेदा? ऑप्शन ए महावीर, ऑप्शन बी ऋषभदेव, ऑप्शन सी पार्श्वनाथ, ऑप्शन डी संभवनाथ। एंशिएंट हिस्ट्री से ज़्यादातर क्वेश्चंस यूपीएससी जो फोकस करती है वो हमेशा बुद्धिज्म और जैनिज्म से भी काफ़ी क्वेश्चन पुटअप करती है, तो इसलिए हमने जैनिज्म के भी क्वेश्चन ऐड किए हैं। इसका सही आंसर है बी ऋषभदेव पहले तीर्थंकर ऋषभदेव तथा ऋग्वेद में पहले तीर्थंकर ऋषभदेव तथा 22वें तीर्थंकर अरिस्टेनेमी का उल्लेख मिलता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, प्रथम बौद्ध महासंगीति का आयोजन कहाँ किया गया था? वेयर वाज द फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल ऑर्गेनाइज्ड? ऑप्शन ए पाटलिपुत्र, ऑप्शन बी कुंडलवन, ऑप्शन सी राजगृह, ऑप्शन डी वैशाली। आई होप आपने आंसर अटेम्प्ट कर लिया होगा। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी राजगृह। प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन
483 ईसा पूर्व में बिहार के राजगृह में किया गया था। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है? एक साइड हमने राजा दिए हुए हैं और दूसरी साइड उनके दरबारी कवि। विच ऑफ द फॉलोइंग नॉट इज नॉट करेक्टली मैच्ड? किंग और जो कोर्ट के पोएट हैं वो आपको मैच करना है। ऑप्शन है हर्षवर्धन बाणभट्ट, हर्षवर्धन के दरबारी कवि बाणभट्ट थे, भोज के बिल्हण थे, कुमारपाल के हेमचंद्र थे और पृथ्वीराज तृतीय के चंद्र बरदाई थे। आपको इसमें से चूज करना है कि कौन सा सही सुमेलित नहीं है। तो उसका सही आंसर है ऑप्शन बी, भोज। भोज के दरबारी बिल्हण ना होकर बल्कि भोज, राजा भोज परमार वंश के शासक थे जिन्होंने 1010 से 1055 ईस्वी तक उनका कार्यकाल रहा। इनका दरबारी कवि वल्लाद था, वल्लाद ना कि बिल्हण, जबकि बिल्हण विक्रमादित्य 6 के दरबारी कवि थे। यहाँ आपको कई फैक्ट्स पता चल गए हैं कि एक तो राजा भोज परमार वंश के शासक थे, दूसरा दरबारी कवि इनके वल्लाद थे और बिल्हण विक्रमादित्य छठवें विक्रमादित्य 6 के दरबारी कवि थे। तो इस तरह जो एक्सप्लेनेशन है होते हैं किसी भी एग्जाम्स के मॉक टेस्ट में, जब हम मॉक टेस्ट सॉल्व करते हैं तो उसमें आंसर्स का जो एक्सप्लेनेशन होता है वो आपके और भी सारे कई फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन को कवर करता है और कई सारे डाउट भी क्लियर कर देता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, सुमेलित कीजिए आधुनिक राज्य और पुरातात्विक स्थल। मैच द फॉलोइंग मॉडर्न स्टेट और आर्कियोलॉजिकल साइट्स। एक साइड आधुनिक समय के राज्य दिए हुए हैं भारत के और दूसरी साइड पुरातात्विक इनके स्थलों के नाम, आर्कियोलॉजिकल साइट्स के जो नाम हैं। तो आपको मैच करना है कि कौन सा पुरातात्विक स्थल किस राज्य में स्थित है, लोकेटेड है। तो राजस्थान, लंगनाज, गुजरात, बागौर, मध्य प्रदेश दमदमा, उत्तर प्रदेश आदमगढ़। आपको इसको मैच करना है। तो राजस्थान में बागौर जो है, बागौर पुरातात्विक स्थल राजस्थान में स्थित है। इसी तरह गुजरात में लंगनाज स्थित है, इसका दूसरा हो जाएगा लंगनाज गुजरात में स्थित है। आदमगढ़ मध्य प्रदेश में स्थित है, मध्य प्रदेश में आदमगढ़ स्थित है और दमदमा उत्तर प्रदेश में स्थित है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 2 1 4 3, 2 1 4 3। तो ऑप्शन ए सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, दिल्ली सल्तनत काल के संबंध में सही कथन चुनिए। चूज द करेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग द दिल्ली सल्तनत पीरियड। स्टेटमेंट 1, कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद फतेहपुर सीकरी में स्थित है। कुव्वतुल इस्लाम मॉस्क इज लोकेटेड इन फतेहपुर सीकरी। स्टेटमेंट 2, मुस्लिम आक्रमणकारियों के आने से पहले ये एक विष्णु मंदिर था। कुव्वतुल इस्लाम मॉस्क वाज ए विष्णु टेम्पल बिफोर द अराइवल ऑफ मुस्लिम इन्वेडर्स। ऑप्शन ए केवल 1, ऑप्शन बी केवल 2, ऑप्शन सी दोनों और ऑप्शन डी कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, ऑप्शन बी सॉरी, केवल 2। कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद दिल्ली में स्थित है और मुस्लिम आक्रमणकारियों के आने से पहले ये एक विष्णु मंदिर था। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, निम्न में से सही कथन चुनिए। चूज द करेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग। स्टेटमेंट 1, बहमनी साम्राज्य की स्थापना 1336 ईस्वी में हुई थी। द बहमनी एम्पायर वाज एस्टेब्लिश्ड इन 1336। स्टेटमेंट 2, इसका संस्थापक अलाउद्दीन हसन था। इट फाउंडर वाज अलाउद्दीन हसन। ऑप्शन ए केवल 1, ऑप्शन बी केवल 2, ऑप्शन सी दोनों या ऑप्शन डी कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है, आई होप आपने आंसर अटेम्प्ट कर लिया होगा। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी केवल 2। बहमनी साम्राज्य की स्थापना 1347 ईस्वी में हुई थी और इसका संस्थापक अलाउद्दीन हसन था। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, विजयनगर साम्राज्य के संबंध में सही कथन चुनिए। चूज द करेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग द विजयनगर एम्पायर। स्टेटमेंट 1, 1336 ईस्वी में हरिहर विजयनगर साम्राज्य की गद्दी पर बैठा। इन 1336 हरिहर बुक्का, ये दो रूलर थे, हरिहर बुक्का एक्सटेंडेड द थ्रोन ऑफ द विजयनगर एम्पायर। स्टेटमेंट 2, 1356 में हरिहर की मौत के बाद बुक्का विजयनगर की गद्दी पर बैठा। आफ्टर द डेथ ऑफ हरिहर इन 1356 बुक्का ascended द थ्रोन ऑफ विजयनगर। ऑप्शन ए केवल 1, ऑप्शन बी केवल 2, ऑप्शन सी दोनों, ऑप्शन डी कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी दोनों। ये दोनों ही स्टेटमेंट सही हैं और जहां हमने आपको पहले भी बताया था कि जहां पर हमारे दोनों स्टेटमेंट सही होते हैं वहां हम एक्सप्लेनेशन प्रोवाइड नहीं करते हैं
क्योंकि जो आंसर्स के स्टेटमेंट होते हैं दोनों वो अपने आप में ही एक्सप्लेनेशन होते हैं। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, निम्न में से सही कथन चुनिए। चूज द करेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग। स्टेटमेंट 1, विजयनगर साम्राज्य की स्थापना 14वीं सदी में हुई थी। विजयनगर एम्पायर वाज एस्टेब्लिश्ड इन द 14th सेंचुरी। स्टेटमेंट 2, इतालवी यात्री निकोलो कॉन्ती 1420 ईस्वी में विजयनगर आया था। इटालियन ट्रेवलर निकोलो कॉन्ती केम टू विजयनगर इन 1420 एडी। एडी को क्या कहते हैं? एनो डोमिनी। ये आपको 6th क्लास की एनसीईआरटी, हिस्ट्री के एनसीईआरटी में मिल जाएगा। ऑप्शन ए केवल 1, ऑप्शन बी केवल 2, ऑप्शन सी दोनों और ऑप्शन डी कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी दोनों। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना 14वीं सदी में हुई थी और इतालवी यात्री निकोलो कॉन्ती 1420 ईस्वी में विजयनगर आया था। यानी कि इतालवी यात्री कब आया था? 15वीं सदी में, 15th सेंचुरी में यहाँ भारत आया था। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, अकबर ने दीन इलाही नामक धर्म कब चलाया? बहुत इजी सा फैक्चुअल क्वेश्चन, स्ट्रेट फॉरवर्ड। व्हेन डिड अकबर स्टार्टेड ए रिलीजन कॉल्ड इन दीन इलाही? ऑप्शन ए 1582, ऑप्शन बी 1580, ऑप्शन सी 1575 और ऑप्शन डी 1570। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए 1582। बहुत इजी सा क्वेश्चन था। बीरबल दीन इलाही धर्म स्वीकार करने वाला पहला, प्रथम तथा अंतिम हिंदू शासक था। यानी कि पहला हिंदू शासक और अंतिम हिंदू शासक, इसके बाद किसी भी हिंदू शासक ने दीन इलाही धर्म को नहीं अपनाया। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11, चेर विद्रोह का नेतृत्व किसके द्वारा किया गया था? द चेराज रिवोल्ट वाज लेड बाय हुम? ऑप्शन ए भूषण सिंह, ऑप्शन बी मजनून शाह, ऑप्शन सी जवाहरमल और ऑप्शन डी बालक सिंह। तो बहुत इजी सा क्वेश्चन था ये भी। इसका सही आंसर आपने अटेम्प्ट कर लिया होगा। उसका सही आंसर है ऑप्शन ए भूषण सिंह। चेर विद्रोह बिहार के पलामू जिले में 1800 से होकर 1802 ईस्वी तक चला। तो चेर विद्रोह कहाँ शुरू हुआ था? बिहार के पलामू जिले में। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12, तालीकोटा के युद्ध के पश्चात मैसूर राज्य पर किस वंश का शासन स्थापित हुआ था? आफ्टर द बैटल ऑफ तालीकोटा विच डायनेस्टी रूल्ड ओवर द किंगडम ऑफ मैसूर? बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन, एनसीईआरटी से लिया हुआ। ये सारे ही क्वेश्चन हमने आपको बताया है पहले भी कि हम बिल्कुल ऑथेंटिक बुक से ही आपको प्रोवाइड करा रहे हैं, चाहे वो एनसीईआरटी हो हिस्ट्री की या स्पेक्ट्रम हो, चाहे विपिन चंद्रा की मॉडर्न हिस्ट्री हो, सतीश चंद्रा की बुक हो मेडिएवल हिस्ट्री की, या आर.एस. शर्मा राम शरण शर्मा की एंशिएंट हिस्ट्री की बुक हो। हम सारे ही क्वेश्चन इन्हीं ऑथेंटिक बुक से कवर करा रहे हैं। इसी तरह ज्योग्राफी की हम एनसीईआरटी से क्वेश्चंस ले रहे हैं, माजिद हुसैन से, माजिद हुसैन इंडियन हिस्ट्री, माजिद हुसैन वर्ल्ड हिस्ट्री, और इसी तरह महेश बणवाल इंडियन हिस्ट्री एंड महेश बणवाल वर्ल्ड हिस्ट्री। इसी से ही हम क्वेश्चन सारे कवर कर रहे हैं। इसी तरह पॉलिटी तो बाइबल है ही आपकी लक्ष्मीकांत, उससे हम पॉलिटी के ही क्वेश्चन पुटअप करते हैं। सारे ही क्वेश्चन हम ऑथेंटिक बुक से प्रोवाइड आपको करा रहे हैं। तो इस तालीकोटा के युद्ध के पश्चात मैसूर राज्य पर किस वंश का शासन स्थापित हुआ था? ऑप्शन ए वाकटाक वंश, ऑप्शन बी वोडियार वंश, ऑप्शन सी राष्ट्रकूट वंश और ऑप्शन डी कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी वोडियार वंश। वोडियार वंश का अंतिम शासक चिक्का कृष्णराज वोडियार द्वितीय था। यानी कि इसका अंतिम शासक भी बताया गया है एक्सप्लेनेशन में, या अंतिम शासक कृष्णराज वोडियार द्वितीय था। ये ज़्यादातर इस तरह के क्वेश्चन से आपके स्टेट सर्विस के एग्जाम्स में पूछ लिए जाते हैं कि किस साम्राज्य का या किस वंश का अंतिम शासक कौन सा राज्य था, कौन सा शासक था, या किस वंश का प्रथम शासक कौन था। तो इस तरह से क्वेश्चंस डायरेक्टली स्टेट सर्विस के एग्जाम्स में पूछ लिए जाते हैं। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13, निम्न में से सही कथन चुनिए। चूज द करेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग। स्टेटमेंट 1, 1850 में ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने विधवा पुनर्विवाह एसोसिएशन की स्थापना की। इन 1850 ईश्वर चंद्र विद्यासागर फाउंडेड द विडो रीमैरिज एसोसिएशन। स्टेटमेंट 2, विधवा पुनर्विवाह अधिनियम 1856 में बनाया गया था। द विडो रिहैबिलिटेशन रीमैरिज, यहाँ रीमैरिज होगा, विधवा पुनर्विवाह रीमैरिज एक्ट वाज इनेक्टेड इन 1856। ऑप्शन ए केवल 1, ऑप्शन बी केवल 2, ऑप्शन सी दोनों और ऑप्शन डी कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी
केवल दो। 1850 में विष्णु शास्त्री पंडित ने विधवा पुनर्विवाह एसोसिएशन की स्थापना की, ना कि यहाँ ईश्वरचंद विद्यासागर ने ना करके, बल्कि विष्णु शास्त्री पंडित द्वारा विधवा पुनर्विवाह एसोसिएशन की स्थापना की गई थी और विधवा पुनर्विवाह अधिनियम 1856 में बनाया गया था। यहाँ पर भी रीमैरिज एक्ट होगा, रीमैरिज। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14, निम्न में से किस संगठन की स्थापना सबसे पहले हुई थी? विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशंस वाज एस्टैब्लिश्ड अर्लियर? इस तरह के क्वेश्चंस आपको, ये फैक्चुअल क्वेश्चंस होते हैं, इसमें सभी की आपको डेट पता होगी, तभी आप इस तरह के क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे। और दूसरी चीज़ें, यूपीएससी द्वारा इस तरह के क्वेश्चंस आपको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में भी दिए पूछे जा सकते हैं। क्रोनोलॉजी पूछी जा सकती है कि आपको अरेंज करना होगा कि पहले कौन सी संगठन की स्थापना हुई थी और सबसे लास्ट में किस संगठन की स्थापना हुई थी। तो इस तरह के फैक्चुअल क्वेश्चंस भी आपसे क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में यूपीएससी द्वारा पूछे जाते हैं। तो ऑप्शन ए है भारतीय ब्रह्म समाज, ऑप्शन बी साधारण ब्रह्म समाज, ऑप्शन सी वेद समाज और ऑप्शन डी प्रार्थना समाज, प्रेयर सोसाइटी। तो आपको बताना है निम्न में से किस संगठन की स्थापना सबसे पहले हुई थी। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए भारतीय ब्रह्म समाज। भारतीय ब्रह्म समाज जिसे 1866 में स्थापित किया गया था और केशव चंद्र सेन द्वारा स्थापित किया गया था। तो अब बाकी देख लेते हैं। साधारण ब्रह्म समाज 1878 में शिवनाथ शास्त्री एवं आनंद मोहन बोस द्वारा स्थापित किया गया था। वेद समाज 1871 में श्री धरालू नायडू द्वारा स्थापित किया गया था। प्रार्थना समाज 1867 में केशव चंद्र सेन और महादेव रानाडे द्वारा स्थापित किया गया था। तो आपको ये सारी फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन बहुत अच्छी तरह याद रखनी है, क्योंकि ये स्टेटमेंट में यूपीएससी पूछ सकती है कि साधारण ब्रह्म समाज की स्थापना 1878 में हुई थी, और दूसरा स्टेटमेंट दे दिया जाएगा कि इसकी स्थापना, किसी का भी नाम दे दिया जाएगा कि इनके द्वारा की गई थी, और आपको पता अगर होगा फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन तभी आप सॉल्व कर पाएंगे। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15, निम्न संस्थाओं को कालानुक्रम में व्यवस्थित कीजिए। अरेंज द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशंस इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, दूसरा है रामकृष्ण मिशन, तीसरा है इंडियन एसोसिएशन और चौथा है सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी। तो आपको इसको कालानुक्रम में यानी कि क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में अरेंज करना है। तो सबसे पहले है इंडियन एसोसिएशन, दूसरा उसके बाद है आपका भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, फिर आपका गठन हुआ था रामकृष्ण मिशन का, और उसके बाद सबसे लास्ट में सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी। अब इसका ईयर देख लेते हैं क्रोनोलॉजिकल। 1800 भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस 1885 ईस्वी, रामकृष्ण मिशन 1897 ईस्वी, इंडियन एसोसिएशन 1876 जिसको सबसे पहले स्थापित किया गया है इन सब में, और सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी 1905 जो कि सबसे लास्ट में स्थापित, जिसका गठन किया गया है। और सबसे पहले इंडियन एसोसिएशन, उसके बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और उसके बाद रामकृष्ण मिशन, और फिर लास्ट में सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी का गठन किया गया था। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16, युगांतर पत्रिका के लेखक कौन थे? हु वाज द ऑथर ऑफ युगांतर मैगजीन? ऑप्शन ए महात्मा गांधी, ऑप्शन बी भूपेंद्र दत्त, ऑप्शन सी लाला हरदयाल और ऑप्शन डी मैथिली शरण गुप्त। तो बहुत इजी था, स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन, पता होगा तो आप कर सकते हैं, वरना अदरवाइज इसमें कोई तुक्का लगाने का भी चांस नहीं होता है। तो ऑप्शन बी भूपेंद्र दत्त ने युगांतर पत्रिका के लेखक थे। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17, निम्न में से सही कथन चुनिए। चूज द करेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग। स्टेटमेंट 1, अली वर्दी खां को अपादस्थ करके, यानी कि अली वर्दी खां को गद्दी से हटा के सरफराज खां बंगाल का नवाब बना। सरफराज खां बिकेम द नवाब ऑफ बंगाल बाय ओवरथ्रोइंग अली वर्दी खां। स्टेटमेंट 2, सरफराज खां के बाद सिराजुद्दौला ने बंगाल की गद्दी संभाली। सिराजुद्दौला टुक ओवर द थ्रोन ऑफ बंगाल आफ्टर सरफराज खां। ऑप्शन ए केवल एक, ऑप्शन बी केवल दो, ऑप्शन सी दोनों और ऑप्शन डी कोई नहीं। आई होप आपने आंसर अटेम्प्ट कर लिया होगा। बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन, स्पेक्ट्रम से लिया हुआ स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है ये। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी कोई नहीं। सरफराज खां को अपदस्थ करके 1740 में अली वर्दी खां बंगाल का नवाब बना, और जबकि स्टेटमेंट में क्या बताया गया था कि सरफराज खां के बाद सिराजुद्दौला बंगाल का नवाब बना, और अली वर्दी खां को अपदस्थ करके सरफराज खां बंगाल का नवाब बना। सरफराज खां को अपदस्थ करके 1740 में अली वर्दी खां बंगाल का नवाब बना, और अली वर्दी खां के बाद सिराजुद्दौला ने बंगाल की गद्दी संभाली। आपको इसमें क्रोनोलॉजी भी याद रखनी है कि पहले कौन मुर्शिद कुली खां बने हैं, उसके बाद कौन बना है, जैसे कि सरफराज खां, फिर अली आपका
शुजाउद्दौला। इस तरह से आपको सबके क्रोनोलॉजी याद रखनी है कि किसको किसके बाद बनाया गया है। मीर जाफ़र, फिर मीर कासिम, और अंग्रेज़ों की हुकूमत से पहले तक कि आपको क्रोनोलॉजिकल मुर्शिद कुली खां से अंग्रेज़ों की हुकूमत तक कौन सा नवाब कब किसके बाद कौन सा नवाब बंगाल की गद्दी पर बैठा, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्रोनोलॉजी है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18, निम्न में से सही कथन चुनिए। चूज द करेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग। स्टेटमेंट 1, प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध 1775 में शुरू हुआ। फर्स्ट एंग्लो मराठा वार स्टार्टेड इन 1775। सेकंड, इस युद्ध में की समाप्ति सालाबाई संधि के साथ 1792 में हुई। दिस वॉर एंडेड इन 1792 विद ट्रीटी ऑफ सालाबाई। ऑप्शन ए केवल एक, ऑप्शन बी केवल दो, ऑप्शन सी दोनों, और ऑप्शन डी कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए केवल एक। प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध 1775 में शुरू हुआ। इस युद्ध की समाप्ति सालाबाई संधि के साथ 1782 ईस्वी में हुई थी। आपको इनको भी याद रखना है अच्छी तरह से कि प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध किस संधि के बाद हुआ, प्रथम खत्म हुआ, और द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध किस संधि के बाद खत्म हुआ। इसी तरह प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध हो, उसके बाद कौन सी संधि की गई, द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध किस संधि की समाप्ति पर हुआ, खत्म हुआ, किस संधि के होने पर समाप्त हुआ। और इसी तरह आंग्ल सिख युद्ध किस संधि की समाप्ति पर खत्म हुआ, द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध। तो आंग्ल मराठा युद्ध किस संधि की समाप्ति पर संधि के होने पर खत्म हुआ। तो इस तरह से आपको इन संधियों को भी बहुत इंपॉर्टेंट है याद रखना। और ये स्टेट सर्विस एग्जाम में तो 100% पूछे जाते हैं, 100% हर साल एग्जाम्स में यहाँ से क्वेश्चंस पुटअप किए जाते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19, घेरे रिंग ऑफ फेंस। रिंग ऑफ फेंस की नीति किसके द्वारा शुरू की गई थी। द पॉलिसी ऑफ रिंग ऑफ फेंस वाज इनिशिएटेड बाय ऑप्शन ए लॉर्ड वेलेस्ली, ऑप्शन बी कॉर्नवालिस, ऑप्शन सी वारेन हेस्टिंग्स, और ऑप्शन डी विलियम बेंटिक। तो बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन, ऑप्शन सी वारेन हेस्टिंग्स द्वारा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20, निम्न में से सही कथन चुनिए। चूज द करेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग। फकीर विद्रोह का नेतृत्व मजनून शाह ने किया था। फकीर रिवोल्ट वाज लेड बाय मजनून शाह। स्टेटमेंट 2, ये बंगाल विद्रोह में के ये विद्रोह बंगाल में शुरू हुआ था। दिस रिवोल्ट स्टार्टेड इन बंगाल। ऑप्शन ए केवल एक, ऑप्शन बी केवल दो, ऑप्शन सी दोनों, ऑप्शन डी कोई नहीं। तो बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी दोनों। यही इसका एक्सेलरेशन है कि फकीर विद्रोह का नेतृत्व मजनून शाह द्वारा किया गया था और ये फकीर विद्रोह बंगाल में शुरू हुआ था। आप देखेंगे कि जैसे हमने आपको पहले ही बताया था कि ज़्यादातर जो विद्रोह किए गए हैं मॉडर्न हिस्ट्री के टाइम में, मॉडर्न इंडिया में, वो या तो बंगाल में किए गए हैं सबसे ज़्यादा, उसके बाद बिहार में, बिहार और यूपी से सटे हुए जो एरिया थे उन सब में ही विद्रोह हुए हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21, निम्न में से सही कथन चुनिए। चूज द करेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग। यहाँ से हमारे साइंस के क्वेश्चन, जनरल साइंस के हमने क्वेश्चंस लिए हैं। ऑप्शन स्टेटमेंट 1, प्रकाश की किसी वस्तु से टकराकर वापस लौटने को अपवर्तन कहते हैं। आफ्टर हिटिंग एन ऑब्जेक्ट ऑफ लाइट इज कॉल्ड रिफ्रैक्शन। स्टेटमेंट 2, प्रकाश का अपने मार्ग से विचलन परावर्तन कहलाता है। द डेविएशन ऑफ लाइट फ्रॉम इट्स पाथ इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन। एक चीज़ और हम आपको बताना चाहेंगे कि ईपीएफओ के एग्जाम्स में आप देखेंगे कि ज़्यादातर क्वेश्चंस जो जनरल स्टडीज़ से जो आपको पुटअप किए जाएंगे वो ज़्यादातर क्वेश्चंस या तो मॉडर्न हिस्ट्री से रहेंगे या जनरल साइंस से। सबसे ज़्यादा चंक इन्हीं दो क्वेश्चन पार्ट्स का रहेगा और इसके बाद अगर कुछ पार्ट होगा तो वो पॉलिटी का होगा। इन तीन से ही आप सबसे ज़्यादा पार्ट मानकर चलिए। फिर वो तो सारे सेक्शंस अलग हो जाते हैं, जैसे इंडस्ट्रियल रिलेशंस, वो तो अपने आप में ही एक टॉपिक है, इंडस्ट्रियल रिलेशन एंड लेबर लॉज। फिर आपका जनरल अकाउंटिंग प्रिंसिपल, जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स, और सोशल सिक्योरिटी। ये करंट का पार्ट से अटैच करके आपसे पूछी जाएंगी, सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स पर क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ये तो सारा अपने आप में अलग पार्ट है। इसी के साथ कंप्यूटर ये अपने आप में एक अलग सेक्शन हो जाता है। लेकिन जनरल स्टडीज़ में स्पेशली आप इन तीन पर आपको फोकस करना है। मॉडर्न हिस्ट्री, पॉलिटी, मॉडर्न हिस्ट्री और आपका जनरल साइंस। तो इसमें हमने देखना था कि स्टेटमेंट 1 था, प्रकाश का किसी वस्तु से टकराकर वापस लौटने को अपवर्तन कहते हैं और प्रकाश का अपने मार्ग से विचलन परावर्तन कहलाता है। परावर्तन को क्या कहते हैं इंग्लिश में? रिफ्लेक्शन। तो इसका ऑप्शन ए केवल एक, ऑप्शन बी केवल दो, ऑप्शन सी दोनों, या ऑप्शन डी कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी कोई नहीं। पर प्रकाश का किसी वस्तु से टकराकर वापस लौटने को परावर्तन कहते हैं।
यानी कि आफ्टर हिटिंग विद एन ऑब्जेक्ट ऑफ लाइट इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन। वहाँ पर क्या बताया था हमने, रिफ्रैक्शन। रिफ्रैक्शन नहीं होता है बल्कि रिफ्लेक्शन होता है। और जबकि प्रकाश का अपने मार्ग से विचलन अपवर्तन कहलाता है। डेविएशन ऑफ लाइट फ्रॉम इट्स पाथ इज कॉल्ड रिफ्रैक्शन। ये हमने स्टेटमेंट को आपस में शफल कर दिया था। अपवर्तन जो है, प्रकाश का अपने मार्ग से विचलन क्या कहलाता है, अपवर्तन, यानी कि रिफ्रैक्शन। तो इसमें दोनों ही स्टेटमेंट गलत है। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 22। सूर्य से आने वाली प्रकाश किरणों को किस दर्पण की सहायता से एक बिंदु पर केंद्रित किया जा सकता है? विद द हेल्प ऑफ विच मिरर कैन द लाइट रेज कमिंग फ्रॉम द सन बी फोकस्ड एट अ पॉइंट? ऑप्शन ए अवतल दर्पण, कॉन्केव मिरर। ऑप्शन बी उत्तल दर्पण, कॉन्केव मिरर, कॉन्वेक्स मिरर। ऑप्शन सी समतल दर्पण, प्लेन मिरर। या ऑप्शन डी गोलीय दर्पण, स्फेरिकल मिरर। उसका सही आंसर है ऑप्शन ए अवतल दर्पण, यानी कि कॉन्केव लेंस या कॉन्केव मिरर। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23। सामान्य आंख की दृष्टि विस्तार सीमा कितनी होती है? व्हाट इज द रेंज ऑफ विजन ऑफ नॉर्मल आई? ऑप्शन ए 10 सेंटीमीटर से 1000 सेंटीमीटर। ऑप्शन बी 100 सेंटीमीटर से 10,000 सेंटीमीटर। ऑप्शन सी 50 सेंटीमीटर से 1500 सेंटीमीटर। या ऑप्शन डी 25 सेंटीमीटर से अनंत। तो आपको बहुत से बच्चों को पता ही होगा, बहुत इजी सा क्वेश्चन है। ऑप्शन डी 25 से अनंत, 25 सेंटीमीटर टू इन्फिनाइट। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24। निम्न में से सही कथन चुनिए। चूज द करेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग। ऑप्शन ए गामा किरणों का आविष्कार बैक्यूरल ने किया था। गामा रेस वाज इन्वेंटेड बाय बैक्यूरल। ऑप्शन स्टेटमेंट 2, इसका उपयोग नाभिकीय अभिक्रिया में किया जाता है। इट इज़ यूज्ड इन न्यूक्लियर रिएक्शन। ऑप्शन ए केवल एक, ऑप्शन बी केवल दो, ऑप्शन सी दोनों, या ऑप्शन डी कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी दोनों। गामा रेस, इसकी वेदन क्षमता अत्यधिक होती है। इसका उपयोग नाभिकीय अभिक्रिया तथा कृत्रिम रेडियोधर्मिता आर्टिफिशियल रेडियो एक्टिविटी में किया जाता है। यह मनुष्य के लिए हानिकारक होती है। गामा किरणों का आविष्कार बैक्यूरल ने किया था, बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। और इसकी वेदन क्षमता अत्यधिक होती है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25। प्रत्यावर्ती धारा को दिष्ट धारा में बदलने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? विच टूल इज यूज टू कन्वर्ट अल्टरनेटिंग करंट टू डायरेक्ट करंट, यानी कि AC से DC में बदलने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन ए एम्पलीफायर, ऑप्शन बी रेक्टिफायर, ऑप्शन सी डायनामो, या ऑप्शन डी ट्रांसफार्मर। तो उसका सही आंसर है ऑप्शन बी रेक्टिफायर। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 26। शुष्क सेल में किस तरह की ऊर्जा निहित होती है? व्हाट काइंड ऑफ एनर्जी इज कंटेन्ड इन अ ड्राई सेल? ऑप्शन ए कार्बनिक ऊर्जा, यानी कि ऑर्गेनिक एनर्जी। ऑप्शन बी विद्युत ऊर्जा, यानी कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी। ऑप्शन सी चुंबकीय ऊर्जा, यानी कि मैग्नेटिक एनर्जी। ऑप्शन डी रासायनिक ऊर्जा अर्थात केमिकल एनर्जी। तो शुष्क सेल में किस तरह की ऊर्जा निहित होती है? आई होप आपने आंसर अटेम्प्ट कर लिया होगा। तो शुष्क सेल में रासायनिक ऊर्जा, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, करेक्ट आंसर। ऑप्शन डी रासायनिक ऊर्जा, केमिकल एनर्जी शुष्क सेल में कंटेन की जाती है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 27। आधुनिक रसायन विज्ञान का पिता किसे कहा जाता है? हु इज कॉल्ड द फादर ऑफ मॉडर्न केमिस्ट्री? ऑप्शन ए लेवासियर, जिनको इंग्लिश में लेवेसियर कहा जाता है, लेवेसियर कहा जाता है। ऑप्शन बी जोसेफ प्रिस्टल। ऑप्शन सी चक्रपाणी। ऑप्शन डी कौटिल्य। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए लवासियर। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 28। निम्न में से कौन सा अधातु द्रव है? विच ऑफ द फॉलोइंग नॉन मेटल इज अ लिक्विड? ऑप्शन ए हीलियम, ऑप्शन बी नियॉन, ऑप्शन सी ब्रोमीन, या ऑप्शन डी आर्गन। आई होप आपने आंसर अटेम्प्ट कर लिया होगा। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी ब्रोमीन। ब्रोमीन द्रव जो कि अधातु है, इसके अतिरिक्त सभी अधातुए तत्व ठोस या गैस हैं। अपार्ट फ्रॉम ब्रोमीन इज लिक्विड विच इज नॉन मेटल। ऑल नॉन मेटल एलिमेंट्स आर सॉलिड और गैस। और बाकी जितने भी अधातु हैं वो या तो ठोस होते हैं या फिर गैस होते हैं। सिर्फ एक ब्रोमीन ही है जो अधातु होते हुए भी द्रव की रूप में उपस्थित रहता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 29। निम्न में से किस तत्व का परमाणु क्रमांक सबसे अधिक होता है?
विच वन ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट्स हैज़ द हाइएस्ट एटॉमिक नंबर? ऑप्शन ए हाइड्रोजन, ऑप्शन बी हीलियम, ऑप्शन सी बोरॉन, ऑप्शन डी कार्बन। आपको बताना है कि किसका परमाणु क्रमांक सबसे अधिक होता है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी कार्बन। हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक 1 होता है, हीलियम का 2, बोरॉन का 5 और कार्बन का 6। तो सबसे ज़्यादा परमाणु क्रमांक कार्बन का पाया जाता है। निम्नलिखित इन तत्वों में से जो तत्व दिए गए हैं इनमें से सबसे ज़्यादा परमाणु क्रमांक कार्बन का पाया जाता है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30। विद्युत धारा के प्रवाह के कारण हीटर के तार का लाल होना किस तरह का परिवर्तन है? What kind of change is the redness of the heater wire due to the flow of electric current? ऑप्शन ए भौतिक परिवर्तन, फिजिकल चेंज, ऑप्शन बी रासायनिक परिवर्तन, केमिकल चेंज, ऑप्शन सी विद्युत परिवर्तन, इलेक्ट्रिकल चेंज और ऑप्शन डी कार्बनिक परिवर्तन यानी ऑर्गेनिक चेंज। तो इसका सीधा सा आंसर है एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड ऑप्शन ए भौतिक परिवर्तन, फिजिकल चेंज। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 31। निम्न में से सही कथन चुनिए। चूज द करेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग। स्टेटमेंट 1, ज्वार भाटा सागरीय जल की एक महत्वपूर्ण गति है। टाइडल एब इज एन इम्पोर्टेंट स्पीड ऑफ एन ओशियन वाटर। ज्वार भाटा यानी कि टाइड एंड एब, टाइड ज्वार को कहते हैं और भाटा एब कहलाता है। टाइड एंड एब इज एन इम्पोर्टेंट स्पीड ऑफ ओशियन वाटर। स्टेटमेंट 2, पृथ्वी के घूर्णन के कारण 24 घंटे में एक बार ज्वार तथा एक बार भाटा आता है। ड्यू टू द रोटेशन ऑफ द अर्थ, रोटेशन वंस इन 24 आवर्स द टाइड एंड वंस द एब। तो आपको जो स्टेटमेंट होते हैं यूपीएससी द्वारा क्वेश्चंस पूछे, खास तौर से पूछे गए क्वेश्चंस में आपको स्पेशली वर्डिंग पर ध्यान रखना होता है, एकदम फोकस करना होता है। जो की वर्ड्स होते हैं, की वर्ड्स पर एकदम फोकस करना होता है। जैसे कि यहाँ पर घूर्णन दिया हुआ है तो आपको एकदम से वहाँ पर रुककर देखना है स्टेटमेंट को कि पृथ्वी के घूर्णन द्वारा होता है या पृथ्वी के अपने अक्ष पर घूमने के द्वारा होता है या फिर परिक्रमा द्वारा होता है। इस तरह के आपको स्टेटमेंट पर या कीवर्ड्स पर ध्यान देना होता है। तो इसका ऑप्शन ए केवल एक, ऑप्शन बी केवल 2, ऑप्शन सी दोनों, ऑप्शन डी कोई नहीं। आपको बताना है कि कौन इसमें सही कथन चुनना है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए केवल एक। ज्वार भाटा सागरीय जल की एक महत्वपूर्ण गति है। टाइड एब इज एन इम्पोर्टेंट स्पीड ऑफ ओशियन वाटर। पृथ्वी के घूर्णन के कारण 24 घंटे में 2 बार ज्वार और तथा 2 बार भाटा आता है। ड्यू टू द रोटेशन ऑफ द अर्थ देयर इज ट्वाइस ए टाइड एंड ट्वाइस द एब इन 24 आवर्स। और स्टेटमेंट में बताया गया था कि एक बार ज्वार तथा एक बार भाटा आता है, जबकि 2 बार ज्वार आता है और 2 बार भाटा आता है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 32। पृथ्वी की क्रस्ट में निम्न में से कौन सा पदार्थ सबसे कम मात्रा में पाया जाता है? विच ऑफ द फॉलोइंग सब्सटेंसेस इज फाउंड इन द लोवेस्ट अमाउंट इन द अर्थ क्रस्ट? ऑप्शन ए ऑक्सीजन, ऑप्शन बी सिलिकॉन, ऑप्शन सी एल्यूमिनियम और ऑप्शन डी लोहा। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी डी लोहा। ऑक्सीजन की मात्रा कितनी पाई जाती है पृथ्वी की क्रस्ट में? 46.8%, सिलिकॉन की मात्रा 27.72%, एल्यूमिनियम की 8.13% और लोहे की 5% मात्रा अर्थ की क्रस्ट में पाई जाती है। अर्थ क्रस्ट के अंदर सबसे कम मात्रा लोहे की पाई जाती है और जबकि इसका विपरीत होता है कि अर्थ की कोर में सबसे अधिक मात्रा लोहे की ही, आयरन की पाई जाती है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 33। अबिसीनिया का पठार किस देश में स्थित है? इन विच कंट्री इज द प्लेट्यू ऑफ अबिसीनिया लोकेटेड? ऑप्शन ए ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन बी अमेरिका, ऑप्शन सी इथियोपिया, ऑप्शन डी मिस्र। सही आंसर इसका ऑप्शन सी इथियोपिया। स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 34। निम्न में से कौन सी गर्म महासागरीय धारा का उदाहरण है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ वार्म ओशियन करंट? ऑप्शन ए लैब्राडोर की धारा, लैब्राडोर करंट, ऑप्शन बी इरमिंगर की धारा, इरमिंगर्स करंट, ऑप्शन सी कैनारी की धारा, कैनारी करंट और ऑप्शन डी अलास्का की धारा, अलास्का करंट। इसका सही आंसर ऑप्शन डी अलास्का की धारा, अलास्का करंट। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 35। विक्टोरिया झील की सीमा निम्न में से किस देश से स्पर्श नहीं करती है? सबसे पहले तो आपको यही पता होना चाहिए कि विक्टोरिया झील किस महाद्वीप में स्थित है। देखो विक्टोरिया किस महाद्वीप में स्थित है, उसके बाद ही आप ऑप्शंस पर सोच पाएंगे। ऑप्शन है तंजानिया, ऑप्शन बी युगांडा, ऑप्शन सी रवांडा, ऑप्शन डी केनिया। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी रवांडा। रवांडा की सीमा को लेक ऑफ विक्टोरिया स्पर्श नहीं करती है।
अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 36, सुमेलित कीजिए, मैच द फॉलोइंग। एक साइड विश्व के प्रमुख लौह क्षेत्र हैं आयरन फील्ड से, और दूसरी साइड देश दे रखे हैं। आपको बताना है कि कौन सा लौह क्षेत्र किस देश में स्थित है, मेजर आयरन रीजन्स ऑफ द वर्ल्ड, और दूसरी साइड कंट्रीज। तो डॉर्टमंड जो क्षेत्र है क्या वो जापान में स्थित है, टुला क्या वो रूस में स्थित है, कावासाकी क्या वो अर्जेंटीना में स्थित है, और ला प्लाटा क्या ये जर्मनी में स्थित है। तो आपको इसको मैच करना है। सबसे पहले डॉर्टमंड, डॉर्टमंड जर्मनी में स्थित है, जर्मनी में। इसके बाद है आपका टुला, टुला रूस में स्थित है, ये बिल्कुल सही मैच है। कावासाकी, कावासाकी इसका नाम से ही पता चल रहा होगा आपको, ये जापान में स्थित है। और बचा ला प्लाटा, ये अर्जेंटीना में स्थित है। तो इसकी मैचिंग देख लेते हैं। डॉर्टमंड जर्मनी, टुला रूस, कावासाकी जापान और ला प्लाटा अर्जेंटीना, ये सारे लौह प्रमुख उत्पादक क्षेत्र हैं और ये इन निम्नलिखित देशों में स्थित हैं। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 37, पूर्व से पश्चिम व्यवस्थित कीजिए, ऑर्गेनाइज, अरेंज द फॉलोइंग फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट। जावा द्वीप, सुमात्रा द्वीप और तिमोर लिस्ले। ऑप्शन ए 1 2 3, ऑप्शन बी 2 1 3, ऑप्शन सी 3 1 2 और ऑप्शन डी 3 2 1। तो अगर आपको ये पता हो कि अंडमान निकोबार के सबसे करीब में इंडोनेशिया का कौन सा द्वीप टच हमारे सबसे ज़्यादा करीब, अंडमान निकोबार के सबसे ज़्यादा करीब कौन सा द्वीप है, अगर आपको ये चीज़ पता होगी तो फिर आप इस क्वेश्चंस की आधी आपकी दुविधा दूर हो जाएगी। कुछ इस तरह से मैप है, हालांकि बिल्कुल सही नहीं है। यहाँ से अंडमान और निकोबार का जो पार्ट है, निकोबार से लगभग 400 से 500 किलोमीटर का डिस्टेंस है, 400 से 500 किलोमीटर की डिस्टेंस से निकोबार द्वीप। और इंडोनेशिया के कौन से द्वीप की है, कौन सा द्वीप है जो सबसे ज़्यादा करीब है, वो है सुमात्रा आइलैंड। जब आपको ये पता होगा कि सुमात्रा आइलैंड, तो आपके दो ऑप्शन ऑटोमेटिकली एलिमिनेट हो जाएंगे, और बल्कि ज़्यादातर आपके ऑप्शन एलिमिनेट हो जाएंगे। तो इस तरह आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। 3 1 2, तो सबसे यानी कि सब पूर्व में कौन सा स्थित है, तिमोर लिस्ले, तिमोर लिस्ले सबसे पूर्व में, उसके बाद जावा और उसके बाद सुमात्रा। आपको पता होगा कि सबसे पूर्व में सुमात्रा ही, सबसे पश्चिम में सुमात्रा है। तो सुमात्रा हमारे सबसे ज़्यादा अंडमान निकोबार के सबसे ज़्यादा करीब कौन सा द्वीप है इंडोनेशिया का, वो है सुमात्रा द्वीप। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 38, निम्न में से कौन से द्वीप दक्षिण चीन सागर में स्थित हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग आइलैंड्स आर लोकेटेड इन द साउथ चाइना सी। पारेसल द्वीप, पारासेल द्वीप, पारासेल आइलैंड, स्पार्टली द्वीप, स्पार्टली आइलैंड और नातूना द्वीप, नातूना आइलैंड। बहुत ज़्यादा चर्चा में रहता है दक्षिण चीन सागर, दक्षिण चीन विवाद की वजह से। ऑप्शन ए 1 और 3, ऑप्शन बी 2 और 3, ऑप्शन सी केवल 1, या ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। ये सारे ही द्वीप दक्षिणी चीन सागर में स्थित हैं। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 39, निम्न को कालानुक्रम में व्यवस्थित कीजिए, अरेंज द फॉलोइंग इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। गेंडा परियोजना, गेंडा परियोजना, गेंडा प्रोजेक्ट, प्रोजेक्ट गेंडा, गंगा नदी डॉल्फिन संरक्षण, गेंगेज रिवर डॉल्फिन कंजर्वेशन और कछुआ संरक्षण परियोजना, टर्टल कंजर्वेशन प्रोजेक्ट। आपको इनको कालानुक्रम में कि कौन सा सबसे पहला किसका प्रोजेक्ट को स्टार्ट किया गया था, उसके अकॉर्डिंग आपको अरेंज करना है फ्रॉम फर्स्ट टू लास्ट। सबसे पहले किस प्रोजेक्ट को स्टार्ट किया गया था और सबसे लास्ट में किसको किया गया था। तो सबसे पहले किया गया था कछुआ संरक्षण परियोजना को, उसके बाद गेंडा परियोजना को, और सबसे लास्ट में गंगा नदी डॉल्फिन संरक्षण को। तो आप इसको, आपको ये भी पता होना चाहिए कि कौन सा परियोजना किस ईयर में स्टार्ट की गई थी। जैसे गेंडा परियोजना, गेंडा प्रोजेक्ट 1987 में स्टार्ट किया गया था, गंगा नदी डॉल्फिन संरक्षण 1997 में स्टार्ट किया गया था, और कछुआ संरक्षण परियोजना 1975 में, यानी कि सबसे पहले इसे स्टार्ट किया गया 1975 में कछुआ टर्टल्स कंजर्वेशन प्रोजेक्ट। और उसके बाद आपका 1987 में गेंडा परियोजना, गेंडा प्रोजेक्ट, और सबसे लास्ट में गंगा नदी डॉल्फिन गेंगेज रिवर डॉल्फिन कंजर्वेशन, इसको सबसे लास्ट में स्टार्ट किया गया था। तो सॉरी, ये कुछ आंसर गलत हो गया है, क्योंकि हमने इसमें कालानुक्रम में व्यवस्थित करना था, तो हमने सबसे लास्ट वाले को लिख दिया है, जबकि इसका सही आंसर 132 सी होना चाहिए। सी पहले, सबसे पहले कछुआ नहीं, सही ही है, आई एम सॉरी, वो थोड़ा मैं कंफ्यूज हो गया, ये सही ही है। पहला सबसे पहले कछुआ संरक्षण परियोजना को स्टार्ट किया गया है, उसके बाद गेंडा परियोजना को, और फिर सबसे लास्ट में
गंगा नदी डॉल्फिन कंजर्वेशन को स्टार्ट किया गया है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 40, निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है? बाघ आरक्षित क्षेत्र और राज्य, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच्ड? एक साइड टाइगर रिजर्व एरिया है और दूसरी साइड राज्य है। दम्पा टाइगर रिजर्व मिजोरम, केबुल लामझाओ मणिपुर, फाकिम टाइगर रिजर्व जम्मू कश्मीर और इटांकी नागालैंड। तो आपको बताना है कि इनमें से कौन सा बाघ आरक्षित क्षेत्र सही राज्य से सुमेलित नहीं है। इसका सही आंसर है फाकिम जम्मू कश्मीर, जबकि फाकिम अभ्यारण्य नागालैंड में स्थित है। फाकिम टाइगर रिजर्व नागालैंड में स्थित है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 41, निम्न में से सही कथन चुनिए। चूज द करेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग। ऑप्शन है स्टेटमेंट 1, 2011 का 97वां संविधान संशोधन अधिनियम सहकारी समितियों से संबंधित है। द 97th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 2011 डील्स विद कोऑपरेटिव सोसाइटीज। स्टेटमेंट 2, अनुच्छेद 243 ZH से 243 ZT सहकारी समितियों से संबंधित है। आर्टिकल 243 ZH टू 243 ZT रिलेट्स टू कोऑपरेटिव्स कमिटीज। ऑप्शन ए केवल एक, ऑप्शन बी केवल दो, ऑप्शन सी दोनों और ऑप्शन डी कोई नहीं। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी दोनों। सहकारी समितियों को बढ़ावा देने के लिए राज्य के नीतिक निर्देशक तत्वों में एक नया अनुच्छेद 43B जोड़ा गया था और इसे 2011 के 97वें कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के थ्रू जोड़ा गया था। तो आपको इस सारे ही फैक्चुअल इंफॉर्मेशन याद रखनी जरूरी है। अगला क्वेश्चन नंबर 42, निम्न में से कौन सा अनुच्छेद क्षेत्रीय भाषाओं से संबंधित है? विच ऑफ द फॉलोइंग पैराग्राफ्स अनुच्छेद आर्टिकल्स विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल्स इज रिलेटेड टू रीजनल लैंग्वेजेस? आर्टिकल 344, आर्टिकल 345, आर्टिकल 351 और आर्टिकल 343। तो स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन एकदम सही आंसर है ऑप्शन बी आर्टिकल 345। अगला क्वेश्चन नंबर 43, जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण में अध्यक्ष के अतिरिक्त कितने सदस्य होते हैं? हाउ मेनी मेंबर्स आर देयर इन द डिस्ट्रिक्ट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी इन एडिशन टू द चेयरमैन? कि आपको चेयरमैन के अतिरिक्त कितने सदस्य होते हैं डिस्ट्रिक्ट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी में? ऑप्शन ए 7, ऑप्शन बी 8, ऑप्शन सी 5, ऑप्शन डी 11। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, सही आंसर है इसका ऑप्शन बी ए 7। जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण में एक अध्यक्ष के अतिरिक्त 7 सदस्य होते हैं। जिला अधिकारी या उपायुक्त जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का अध्यक्ष होता है। यानी डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर और डेप्यूटी कमिश्नर, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट हो गया, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट और डेप्यूटी कमिश्नर इज द चेयरमैन ऑफ डिस्ट्रिक्ट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 44, लोकपाल के संबंध में सही कथन चुनिए। चूज द करेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग लोकपाल। स्टेटमेंट 1, इसमें एक अध्यक्ष होता है तथा अधिकतम 10 सदस्य होते हैं। इट कंसिस्ट ऑफ ए चेयरमैन एंड अ मैक्सिमम ऑफ 10 मेंबर्स। स्टेटमेंट 2, इसमें 50% सदस्य अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यक तथा महिलाओं के बीच से चुने जाते हैं। इन दिस 50% मेंबर्स आर इलेक्टेड फ्रॉम एमंग शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स, अदर बैकवर्ड क्लासेस, माइनॉरिटीज एंड विमेन। ऑप्शन ए केवल एक, ऑप्शन बी केवल दो, ऑप्शन सी दोनों, ऑप्शन डी कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी केवल दो। लोकपाल में एक अध्यक्ष होता है तथा अधिकतम 8 सदस्य होंगे, जिनमें 50% सदस्य न्यायिक सेवा से होंगे। द लोकपाल विल हैव अ चेयरमैन एंड मैक्सिमम 8 मेंबर्स, आउट ऑफ विच 50% मेंबर्स विल बी फ्रॉम द जुडिशियल सर्विस। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 45, राज्य सूचना आयोग में सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी निर्धारित की गई है? द मैक्सिमम नंबर ऑफ मेंबर्स हैज बीन फिक्स्ड इन द स्टेट इंफॉर्मेशन कमिश्नर इज। ऑप्शन ए 8, ऑप्शन बी 10, ऑप्शन सी 11, ऑप्शन डी 5। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी 10। इस आयोग में एक मुख्य आयुक्त तथा सूचना आयुक्त होते हैं, जिनकी संख्या 10 से अधिक नहीं होना चाहिए। द कमीशन कंसिस्ट ऑफ ए चीफ इलेक्शन कमिश्नर एंड चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर एंड इंफॉर्मेशन कमिश्नर्स हुज मेंबर शुड नॉट बी मोर देन 10। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 46। हमारा यहाँ से कंप्यूटर का सेक्शन स्टार्ट हो रहा है। कंप्यूटर के कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं। सीपीयू में, एएलयू में
CPU के ALU में फिल इन द ब्लैंक्स होते हैं। CPU's ALU कंटेन्स रैम स्पेस, रजिस्टर, बाइट स्पेस या सेकेंडरी स्टोरेज स्पेस। तो उसका सही आंसर है ऑप्शन बी, रजिस्टर्स। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 47, भारत में विकसित परम सुपर कंप्यूटर का विकास किस संस्था ने किया था? विच ऑर्गेनाइजेशन हैज़ डेवलप्ड द अल्टीमेट परम सुपर कंप्यूटर डेवलप्ड इन इंडिया? ऑप्शन ए सीडेक, ऑप्शन बी IIT कानपुर, ऑप्शन सी बार्क, ऑप्शन डी IIT दिल्ली। तो सीडेक की फुल फॉर्म क्या है? सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस्ड कंप्यूटिंग। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, सीडेक। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 48, निम्न में से कौन सा पॉइंटर डिवाइस है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पॉइंटर डिवाइस? ऑप्शन है माउस, ऑप्शन बी स्कैनर, ऑप्शन सी प्रिंटर, ऑप्शन डी कीबोर्ड। तो बहुत इजी सा क्वेश्चन है ये, ऑप्शन ए माउस पॉइंटर डिवाइस होता है, माउस एक पॉइंटर डिवाइस होता है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 49, CDRW का पूर्ण रूप क्या है? CDRW स्टैंड्स फॉर, ऑप्शन ए कॉम्पैक्ट ड्रम रीड राइट, ऑप्शन बी कॉम्पैक्ट डिस्क रीड एंड राइट, ऑप्शन सी कॉम्पैक्ट डिस्क रीड ओनली देन राइट, ऑप्शन डी कॉम्पैक्ट डिस्क री राइटेबल। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, कॉम्पैक्ट डिस्क री राइटेबल। अगला क्वेश्चन और हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन, गणना और तुलना करने के लिए कंप्यूटर के किस भाग का प्रयोग किया जाता है? विच पार्ट ऑफ कंप्यूटर इज यूज टू कैलकुलेट एंड कंपेयर? ऑप्शन ए ALU, ऑप्शन बी कंट्रोल यूनिट, ऑप्शन सी डिस्क यूनिट या ऑप्शन डी मॉडेम। तो उसका सही आंसर है ऑप्शन ए ALU। तो आज के लेक्चर में हमारे इतना ही। अगले लेक्चर से हम अकाउंट्स के, अगला लेक्चर हमारा अकाउंट्स का जो हमारा सिलेबस चल रहा था उसी पर ही आएगा हमारा 22वां लेक्चर। हम 21 लेक्चर कंप्लीट कर चुके हैं। अब हमारी 12th क्लास NCERT का जो 2 बुक्स हैं उसमें से पार्ट 1 यानी कि पहली बुक का पहला चैप्टर हमारा कंप्लीट हो चुका है और दूसरे चैप्टर में हम सेकंड आधा कर चुके हैं और अब बाकी आधा हम अगले लेक्चर में पार्ट 2 में कंप्लीट कर लेंगे। तो उसके बाद हमारा इस पार्ट 1 की बुक में 12th क्लास NCERT अकाउंट्स की पार्ट 1 में 5 चैप्टर हैं। उसके बाद हमारे 3 चैप्टर बाकी बचे रह जाएंगे। फिर हमारे दूसरे जो बुक है पार्ट 2 की जो बुक है 12th क्लास की, उसमें 6 चैप्टर हैं, उसको भी हम 6 लेक्चर में पूरा कर लेंगे। उसके बाद हमारा अगला लेक्चर फिर से मॉक टेस्ट का एक आएगा। इसके पहले हमारा एक लेक्चर अकाउंट्स पर आएगा 22वां लेक्चर, और फिर हमारा मॉक टेस्ट पर 6ठा लेक्चर आएगा। अल्टरनेट हम अब इसको शुरू करने जा रहे हैं, जिसमें हम अपने अकाउंट्स के भी क्वेश्चंस कवर करेंगे, इंडस्ट्रियल रिलेशन के भी, और साथ ही सोशल सिक्योरिटी के भी लेक्चर कवर करेंगे। तो आज के लेक्चर में इतना ही। थैंक यू।